हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2020 का सितंबर में हुआ जो नेट का एग्जाम था उसका क्वेश्चंस लेके आई हूँ। नेट के पेपर 1 का 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फिर मैं 15 क्वेश्चंस और लाऊंगी। ये क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो रहे थे, मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं, तो मैंने आपके लिए इसको कलेक्ट किया है और प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। ये सितंबर 2020 का पेपर 1 का जनरल पेपर का क्वेश्चंस है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज ए नॉन अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट दूसरे है कि द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट बी लेस देन 1:10। अब हमें क्या करना है, पहले तो जानना है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखा हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये दोनों एक होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसा कुछ आए तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये क्या होता है, पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, एक ऐसा यूनिट है जिसको कि हायर एजुकेशन MHRD के द्वारा ऑटोनॉमी दी जाती है, इनको इंडिपेंडेंस दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को कि ये अपना सिलेबस बना सके, कोर्स तय कर सके, फीस तय कर सके, एडमिशन, ये सारी चीजों में इन्हें आजादी दी जाती है। ठीक है, ताकि जब ये अच्छे से काम करने लगे तो उन्हें यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जा सके। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी को पहले उनको MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा अनुमति दी जाती है कि वो अपना एक्रेडिशन दिया जाता है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि वो अपना सिलेबस तय करें, अपना कोर्स, एडमिशन, फीस सारा कुछ तय करके काम करें। उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है। तो ये ठीक है कि नॉन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि जब उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलता है तब वो एफिलिएटेड है। लेकिन यहाँ जो ये बात कही जा रही है कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 1:10 होता है, ये गलत है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जो कहा जा रहा है कि इट इज नॉन अफिलिएटिंग, ये सही है, लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट कि यहाँ स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है वो टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1:10, ये गलत है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये मतलब सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है कहीं कहीं से कंपाइल करके, मतलब उस सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में नहीं होने से क्या होगा, क्वेश्चन तो आए हुए हैं सारे उस समय के। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ होता है, कहाँ प्लेस्ड होता है, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो ये हम जानते हैं कि ये मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज प्लेस्ड इन मदरबोर्ड, प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, ये हार्ड डिस्क में नहीं होता, एक्सटेंशन बोर्ड में नहीं होता, ना तो USB में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सीक्वेंस में नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। इसको हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस, यहाँ सेंसस जो है ना, C कैपिटल होना चाहिए था, सेंसस of 2011, which state or union territory had the minimum number of graduates in relation to its population? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे कम थी उनके पॉपुलेशन की तुलना में? तो ये था चंडीगढ़।
चंडीगढ़ का जो पॉपुलेशन था उसके हिसाब से वहां पर ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, इसका ये हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ में कितना था, ये हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सब मतलब उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, डामन ड्यू, इन सब की तुलना में चंडीगढ़ में सबसे कम पाया गया था। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग इसको आप इसको खोज लेंगे कि कितना था। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the correct sequence of sectoral globe CO2 emissions in increasing order as per IPCC 2014 report। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसे उसमें बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, उसके बाद है बिल्डिंग्स, फिर है ट्रांसपोर्टेशन से कितना आ रहा है, और इंडस्ट्री से कितना आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कहां से पोल्यूशन आ रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो ये एपीसीसी रिपोर्ट जो होता है ना, इसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल, आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म ये भी पूछ सकता है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके हिसाब से सीक्वेंस में सबसे ज्यादा एमिशन था, पहले बिल्डिंग्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम पहले ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको डालना है। तो पहले बिल्डिंग्स, फिर सी नंबर, इसका आंसर है 1, और उसके बाद हम सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले बिल्डिंग्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर इंडस्ट्री, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। ठीक है, सो आंसर इज 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूजर्स एंड एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो पैराडाइम है, मतलब जो उसका एरिया है, वो किस पर ज्यादा एम्फसाइज करता है, तो जो पार्टिसिपेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में उसके पर्सपेक्टिव में। और ये क्या यूज करता है, यहाँ पर रिसर्चर कैसे कौन सा अप्रोच यूज करता है, तो रिसर्चर क्या करता है
empirical डाटा कलेक्ट करता है, स्पेसिफिक कॉल्स टू जनरलाइज इट्स रिसर्च फाइंडिंग। तो इसमें क्या करता है, इंपेरिकल डाटा का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस से जो डेटा आता है, अनुभवजन्य डेटा को वो कलेक्ट करता है। इंपेरिकल रिसर्च मेक्स यूज ऑफ दोनों का यूज करता है। इंपेरिकल अनुभवजन्य जो होता है रिसर्च में डेटा जो कलेक्ट होता है, इंपेरिकल जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। और ये डेटा गैदरिंग किस तरह से किया जाता है, इस इंपेरिकल रिसर्च में डेटा गैदरिंग करने के लिए सर्वे भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है और ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। तो इसमें जो होता है, क्योंकि इंपेरिको इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अनुभव करके डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उसको इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, एक एक केस को देखकर फिर उसको जनरलाइज किया जाता है। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है वो पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव के साथ साथ क्या क्या करता है, पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव पर जो स्पेशल एम्फसाइज करता है और किस पर एम्फसाइज करता है, इंपेरिको इंडक्टिव अप्रोच। इंपेरिको इंडक्टिव अप्रोच में क्या करता है कि उसमें जो रिसर्चर है वो सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक एक केस को भी देखता है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा कलेक्ट होता है। तो इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स। यहाँ तो हमने पहले बता दिया कि यहाँ दोनों चीज यूज होता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव। और मेथड क्या क्या यूज होता है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज जब हम कर लिए तो पहला स्टेटमेंट जब सही हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो ही जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसमें दोनों यूज नहीं हो सकता है, इसलिए हम ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन। जो भी मैसेज कम्युनिकेशन में जो होता है, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। तो एनकोडर मैसेज भेजता है, डिकोडर उसको इंटरप्रेट करता है। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है मैसेज का वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो कंटेंट पर। ट्रांसमिशन स्पीड से मैसेज का इंटरप्रिटेशन नहीं होता है कि किस गति से आया उससे, और एसोसिएटेड नॉइज जो होता है, तरह तरह का नॉइज, ये कम्युनिकेशन के आप मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने बताया कि किस तरह का नॉइज होता है उसमें। तो वो नॉइज भी मैसेज का इंटरप्रिटेशन नहीं उस पर डिपेंड करता है, या चैनल के एफिशिएंसी पे भी नहीं। मैसेज तो वो है ना जो कंटेंट है, जो कंटेंट आ रहा है उसी मैसेज का इंटरप्रिटेशन कंटेंट पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पर नहीं निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, असिद्धा। असिद्धा इज ए फैलेसी, एक दोष है। व्हेन द मिडिल टर्म इज, असिद्धा तब होता है जब मिडिल टर्म को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, प्रूव अनप्रूव्ड रहता है, तभी असिद्धा होता है। यस, ठीक है। तो टू वाइड टू नैरो नॉन एक्सक्लूसिव नहीं, जब मिडिल टर्म को अनप्रूव्ड होता है तो असिद्धा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ नीट, रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। सो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल अलायंस एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स कैच, ये आईसीटी का क्वेश्चन है। कैच मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैच मेमोरी। अब पहले समझ लें कि कैच मेमोरी क्या होता है। कैच मेमोरी वही होता है कंप्यूटर या मोबाइल में जो आप बार बार सर्च करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज को बार बार सर्च करते हैं तो दोबारा आप एक दो लेटर ही टाइप करते हैं तो वो चीज सामने आ जाती है, ऊपर आ जाता है। तो इसको कहते हैं कैच मेमोरी, क्योंकि ये सीपीयू में रहता है। और ये कैच मेमोरी जो है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से पहले आ जाता है, मतलब कि इसका स्पीड फास्ट होता है। तो कैच मेमोरी फास्ट मेमोरी होता है और ये रैम और सीपीयू के बीच में बफर का काम करता है। ये बहुत ज्यादा आप जो फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं वही चीज को वो दिखाता है। वो कैच मेमोरी वही होता है जो आप हमेशा सर्च करते हैं और वो आपका एक दो लेटर टाइप करते हैं जो ऊपर आ जाता है। तो ये आपका क्या करता है कि टाइम बचाता है। ठीक है, कैच मेमोरी आपका एवरेज टाइम बचाता है मेन मेमोरी से। तो सीपीयू जो है ना वो कैच मेमोरी को रैम से पहले पढ़ लेता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैच मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक हार्डवेयर डेटा है जहां पर वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये इसमें जब लाइट रहता है तो ये रहता है, लाइट कटते ही ये खत्म हो जाता है। तो इन द लाइट मतलब ये करंट से इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए चाहिए रैम के लिए कि जब लाइट रहती है करंट रहता है तब वो रिटेन रहता है, रिटेन डेटा रहता है। तो इसको कहते हैं हम वोलेटाइल, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो in the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. ठीक है, इसलिए सीपीयू के करीब कौन सा होता है, कैच मेमोरी, क्योंकि ये रैम से पहले आ जाता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड में कैसे कैसे स्टेप्स है। हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, ये तो थर्ड स्टेप आता है ना हाइपोथेसिस। तो हम फेल्ट नीड which is creating the problem, identifying the difficulty and problem statement, formulation, data analysis and interpretation, collection of data using appropriate research tools। तो सबसे पहला है हमारा फेल्ट नीड which is creating the problem। पहले तो सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना है। इसका आंसर है बी, सेकेंड नंबर। तो हम पहले इसको टिक कर लें फिर उसको देखते हैं। तो पहला हो गया ये कि प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करें कि जिस पर स्टडी करना है। फिर सी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। तीसरा क्या है, हाइपोथेसिस मेकिंग। चौथा क्या है, ई, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर डेटा कलेक्ट करेंगे तब डेटा एनालिसिस होगा और इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आया है। तो फायरफॉक्स तो वेब ब्राउजर है, क्रोम है, सफारी है, नहीं है वेब ब्राउजर जिससे हम सर्च करते हैं तो वो है फेसबुक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL stands for, URL stands for यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन नहीं, यूनिवर्सल रेस्पॉन्स लोकेटर नहीं, यूनिफाइड रेस्पॉन्स लोकेशन नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो
It is URL is Uniform Resource Locator. Question number 13. An inter-university center for yogic sciences has been set up by University Grants Commission in the state of, किस स्टेट में योगिक साइंस योग के लिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ओपन हुआ है, बताइए। इट इज ओपन इन कर्नाटका। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू कांट से कि कहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14. Identify those teaching strategies which are learner centers. कौन सा टीचिंग स्ट्रेटजी, इसमें 5 स्ट्रेटेजी दिया है, उसमें लर्नर सेंटर्ड कौन है, स्टूडेंट सेंटर्ड कौन है। पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स का टीम बना दिया जाता है, जिसको हम जिक्सॉ टेक्निक भी कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में जिक्सॉ टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिक्सॉ टेक्निक क्या है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग को कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का स्मॉल टीम बना दिया जाता है और डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी का स्टूडेंट होता है, और उसमें वो बहुत सारे एक्टिविटीज को लेते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज को, ताकि वो किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये इसको जिक्सॉ टेक्निक भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट को टॉपिक का कुछ भी एक एस्पेक्ट को एक स्टूडेंट पढ़ा, दूसरा 5-6 स्टूडेंट का ग्रुप बना के, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों को स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं, और एक क्लासरूम टीचिंग प्लस प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस होता है। इसमें क्या क्या होता है? क्लासरूम टीचिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क दोनों। क्लासरूम टीचिंग प्लस प्रैक्टिकल वर्क। अब इसमें बच्चे एक बच्चा सीख लेता है तो वो दूसरे को बता देता है, मतलब वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक को सीख लिया, फिर वो दूसरे को अपने बताया। तो इस तरह से ये ग्रुप में बच्चे एक दूसरे को बता देते हैं। हर लेवल के एबिलिटी के बच्चे होते हैं और एक दूसरे को वो पढ़ाते हैं। इसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, जो मिलजुल कर पढ़ना। टीम टीचिंग में क्या होता है कि टीम टीचिंग में टीचर्स का ग्रुप बना होता है, और वो एक साथ मिलकर बच्चों की समस्याओं को समझाते हैं, और ये इसमें होता है ग्रुप ऑफ टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है, लर्नर्स का। ठीक है, और लैबोरेटरीज में टीचर्स मिलकर बच्चों की डिफिकल्टीज को सॉल्व करते हैं, और वो कोऑपरेटिव वे में पढ़ाई करते हैं, डिजाइन करते हैं सिलेबस को कैसे खत्म करना है, और उस तरह से वो मिलकर टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि लैब में जाकर प्रोजेक्ट्स को करके सीखना, और ये है पेयर शेयर डिस्कशन। इसको हम कहते हैं थिंक पेयर शेयर, टीपीएस भी कहलाता है। इसको कहते हैं थिंक पेयर शेयर भी डिस्कशन। इसमें क्या होता है? थिंक पेयर शेयर में ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये भी मिलजुल कर पढ़ने की तरीका है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चे का ये एक लर्निंग स्ट्रेटेजी है जहाँ स्टूडेंट्स एक साथ काम करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन जो उनको दिया जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है उसका आंसर निकालते हैं, खोजते हैं, आंसर उसके बारे में खोजते हैं। पेयर शेयर में क्या है कि छात्र मिलकर एक दूसरे के साथ दिए हुए वर्क को साथ करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं जो असाइनमेंट उनको दिया जाता है। और लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? ये आईसीटी की मदद से टीचर्स क्या करते हैं कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर आते हैं और पढ़ाई करते हैं।
तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि ये पांचों स्ट्रेटेजी में से लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी कौन सा है। तो हमारा लर्नर सेंटर स्ट्रेटेजी होगा एक कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ बच्चों को छोड़ हम लोग सिखाते हैं। दूसरा है लेबोरेटरी में बच्चे खुद करते हैं, लर्नर सेंटर्ड हो गया। और डी में क्या है, पेयर शेयर डिस्कशन, यहाँ भी बच्चे मिलकर आपस में करते हैं। तो ये सारा तीनों जो है, तो बी, ए, सी और डी, इसका आंसर होगा 3। ठीक है। इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों का ही क्लासरूम में ग्रुप बनता है और वो क्लासरूम लर्निंग और प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। दूसरा है लेबोरेटरी बेस्ड में खुद लैब में प्रोजेक्ट करके, और पेयर शेयर में भी बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट को मिलकर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज टिपिकली द मोस्ट अबंडेंट ड्राइड सीवेज स्लज। सीवेज स्लज क्या होता है? सीवेज स्लज क्या होता है? वो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जो कि किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ करते समय जब उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या म्युनिसिपैलिटी वेस्ट को, तो उस समय जो स्लज निकलता है उसको सुखाया जाता है जब, तो उसको ड्राइड सीवेज स्लज कहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सीवेज स्लज में? तो सबसे ज्यादा उसमें कैल्शियम होता है। उसके पहले वाला का आंसर मैंने दिया। Okay, next. So that's all. I will bring more questions in next video. Till then, bye. Thank you.